बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 19 आज स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस फिज़िक्स का। और टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे आपके, उनके अंदर हमने जो चैप्टर 4 से रिलेटेड जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो आपके थे एग्जाम्पल 1.1 टू एग्जाम्पल 4.1 टू एग्जाम्पल 4.4। फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स आपकी हो चुकी हुई हैं। प्रॉब्लम्स के अंदर आपके जस्ट 3 प्रॉब्लम्स आपके रहते हैं, प्रॉब्लम 4.6, 4.7, 4.8। बाकी आपके प्रॉब्लम्स भी हो चुके हुए हैं। इसके अलावा आपकी मिनी एक्सरसाइज नंबर 1, मिनी एक्सरसाइज नंबर 2 हो चुकी है, कोई क्विज नंबर 1, कोई क्विज नंबर 2 आपका हो चुका हुआ है। और जो हम नोट्स बना रहे थे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने नोट्स बनाए थे, और उसमें लास्ट टॉपिक था आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था आपका व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो हमारा इससे प्रीवियस टॉपिक था। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो चुकी थी। अगर आपकी कोई भी चीज़ रिमेनिंग हो, प्रीवियस आपकी कोई चीज़ रहती हो, तो आप उसको कवर करें। प्रीवियस लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, वहाँ से कोई भी चीज़ देख के अपना काम जो भी मिसिंग है उसको कंप्लीट करें। क्योंकि अब जब चैप्टर का ख़त्म होगा तो इस चैप्टर का भी मैं टेस्ट आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो ये अपने साथ साथ प्रिपेयर करना है ताकि आपका टाइम सेव होता रहे। आपकी जो है वो एफर्ट्स जो हैं ये इंशाल्लाह आपको इनका फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा जब आप कॉलेज के अंदर भी एग्ज़ाम देंगे और ऑनवर्ड जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो आपकी जो अभी एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं, ये कोई भी एफ़र्ट आपकी यूज़लेस नहीं जाएगी। तो इनका आपको बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो देखने को जब मिलेगा तो आपको खुद एक खुशी का एहसास होगा कि आपने जो टाइम था जिसको आमतौर पर स्टूडेंट ज़ाया कर देते हैं, आप ज़ाया नहीं कर रहे थे, तो आपको इसका काफ़ी एडवांटेज हुआ है जो दूसरों को नहीं हो रहा। तो अभी आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सेंटर ऑफ मास। आपका क्वेश्चन नंबर 10 यही है, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास। और एक इसके अंदर आपने इसकी डेफिनेशन मेंशन करनी है, ये जो एंड पर लिखी हुई है, और बाकी इसकी सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन है जो आपने यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, यहाँ से ऑनवर्ड्स डेफिनेशन से प्रीवियस यहाँ पर रोटेट्स था। डेफिनेशन की हेडिंग में आप डेफिनेशन लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आप यहाँ कंसिडर से लेकर वहाँ रोटेट्स तक लिखेंगे। अब हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। दूसरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। इसकी भी डेफिनेशन और इसकी भी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 होगा, डिस्कस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13 आपका, हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप लाइक थिन लैमिना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ तक आज हम इंशाल्लाह अपना टॉपिक कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक होगा कपल का, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। मे बी ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 13 भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो, देखते हैं अगर जो इन टाइम कवर हो जाता है तो फिर तो हम इसको कर लेंगे, अदरवाइज़ को नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 को और कपल के टॉपिक को इंक्लूड रखेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कशन करनी है आज, ये बहुत बेसिक सी डिस्कशन है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और इंटरेस्टिंग है। तो ये आप इजीली इनको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। तो लेकिन फ़ायदा आपको उसी वक्त होना है जब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको प्रिपेयर भी कर लें। सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव एज इफ इट्स इंटायर मास इज़ कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को अगर होल्ड करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि सारे का सारा मास इसका इसी पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठा हो चुका हुआ है, एकमुलेट हो चुका हुआ है, और मुझे सब महसूस, सारा का सारा मास जो है वो इसी जगह पर महसूस हो रहा है। अ फोर्स अप्लाइड एट सच अ पॉइंट इन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन इट।
अगर आप इस जगह पर ऑब्जेक्ट को फोर्स दें, मतलब इस जगह के ऊपर आप अपनी इसके नीचे फिंगर रखें, ओ वाले पॉइंट के नीचे। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ए इधर मैस लगा हुआ है, बी आपका मैस इस साइड पर अटैच्ड है और ये बीच में एक रॉड है। ओ आपका इसका ये मैस सेंटर ऑफ मैस वाला पॉइंट है, जहाँ पर आप अगर अपनी फिंगर रखें तो आपको महसूस होगा कि इसका सारा मैस इसी जगह पर अपीयर हो रहा है, एक्ट कर रहा है, तो कन्फाइन हुआ है। अब इस जगह के ऊपर अगर आप इसको फिंगर इसके नीचे रखते हैं और इसको उठा लेते हैं और फिर उसके बाद उठा कर आप उसको चलने लग जाते हैं आगे की तरफ, तो आप उसको लेकर आगे की तरफ तो चल रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर ना इस साइड पर ना क्लॉकवाइज ना इसमें कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही होगी, जस्ट आप इसको आगे ले की तरफ चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसको इस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट से होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो फिर मे भी आप इसको आगे लेके चलें, लेकिन वो फिर सिर्फ आप चल नहीं रहे होंगे बल्कि इसके अंदर साथ में रोटेशन भी आने लग जाएगी। तो सेंटर ऑफ मैस एक वाहिद वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर आप अगर इस बॉडी को होल्ड करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को आप फोर्स दे रहे होते हैं, उसको मूव भी कर रहे होते हैं या मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें उस वक्त कोई रोटेशन का कोई चांस नहीं होता है। तो वो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही पॉइंट होता है। अब वो पॉइंट कहाँ पर होता है? अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट पर एक जैसे हों, सिमेट्रिकल हों, तो फिर तो वो सेंटर ऑफ मैस दरमियान में ही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक साइड पर जो है वो ज़्यादा मैस वाला है और एक साइड पर कम मैस वाला है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मैस जो है वो उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर मैस ज़्यादा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मैस के लेफ्ट पर मैस और सेंटर ऑफ मैस के राइट पर मैस जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसलिए उसको फिर उस साइड पर मूव करना पड़ जाता है जिस साइड पर सेंटर ऑफ मैस ज़्यादा है, ताकि जब उधर मूव करेगा तो इस साइड पर जो भी रॉड का पोर्शन इस साइड पर ज़्यादा होगा, जो भी चीज़ इस साइड पर होगी, तो जब ज़्यादा होगी तो इस साइड पर मैस जो है वो उस लेफ्ट वाला मैस राइट वाले मैस के इक्वल हो सकेगा। तो फोर्स अप्लाइड एट सच अ पॉइंट इन अ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन इट। उसमें कोई रोटेशन नहीं आती जब आप उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मैस वाले पॉइंट पर होल्ड करने की कोशिश करते हैं। द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एफ विदाउट एनी रोटेशन। तो वो बॉडी मूव करती है लेकिन उसमें कोई नेट रोटेशन नहीं आती। Consider a system of two bodies A and B connected by a light rigid rod। rigid body कौन सी होती है? आपके पीछे पूरा टॉपिक के अंदर हमने डिस्कशन की थी टॉर्क के टॉपिक में। एक ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं होती, बहुत हार्ड होती है, तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तो आपने एक लाइट का मतलब ये नहीं कि जिसमें से रोशनी निकल रही हो, ठीक है। लाइट का मतलब होता है हल्का। इंग्लिश तो वैसे भी आपकी ठीक ठाक करके अच्छी होती है, ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऑब्वियसली इस तरह के मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड एज शोन इन फिगर दिस। अब ये आपके पास तीन ऑप्शंस आपको दिखाई गई हैं। अच्छा, ये आपको लग ऐसे रहा है ये खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, लेकिन आपने इसको ऐसे ही कंसिडर करना है कि जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ आपके पास है। तो अब आपने इसको उसी पॉइंट पर पॉइंट के ऊपर ही आपने इसको उठाया, लिफ्ट किया और इसको आप आगे लेके चलने लग गए, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आगे जाने लग जाएगा, लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेट नहीं होगा। Let O is a point anywhere between A and B such that the force F is applied at point O। क्या आपने O वो पॉइंट है, किसी भी जगह पर A और B के बीच में हो सकता है वो, जहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की है, और ये ऑब्जेक्ट का COM है। COM मतलब सेंटर ऑफ मैस। अच्छा, इफ़ द सिस्टम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन। आपने ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के ऊपर होल्ड किया और उसको आप लेके चलने लग गए और आपने नोटिस किया कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई रोटेशन नहीं हो रही। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रोटेशन नहीं हो रही तो आप यही कंसीडर करेंगे कि ये उसका फिर पॉइंट जो है ये ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मैस है, यही पॉइंट उस पूरे ऑब्जेक्ट का COM है। अब सेकंड केस के अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट को O वाले पॉइंट से होल्ड नहीं किया बल्कि किसी और पॉइंट से होल्ड करने की कोशिश की है।
तो अब आप उसके अंदर नोटिस करेंगे कि अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन आने लग जाएगी। डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ द फोर्स एक्ट एनीवेयर एल्सवेयर ऑन इट। अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी और पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, क्या फिर भी सिस्टम विदाउट रोटेशन मूव करेगा? लेट सपोज ये आपके पास सिस्टम है, लेट द जो इस केस के अंदर सेकंड केस में, लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल एज शोन इन फिगर। द सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट। अब वो मूव भी करेगा और रोटेट भी करने लग जाएगा। तो किस साइड पर रोटेट करेगा? ऑब्वियसली जो उसका हैवियर पोर्शन है वो अवे जाने की कोशिश करेगा। अब अगर आप ओ से उधर मूव, ओ से उस साइड पर आपने फोर्स लगाई थी, अब आप ओ से इस साइड पर हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ अपने पॉइंट को शिफ्ट करके फोर्स लगा रहे हैं, तो अगेन क्या होगा कि अगेन जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा एज वेल एज रोटेट भी करने लग जाएगा। तो उसमें अब रोटेशन होगी। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट उसके फिर सेंटर ऑफ मैस नहीं है। सेंटर ऑफ मैस एक ही वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पर उसमें कोई रोटेशन साथ में ना आ रही हो। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है? कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। उससे सिस्टम मूव करने लग जाता है लेकिन उसमें कोई रोटेशन नहीं होती। अगली चीज़ जो हमने दूसरी चीज़ डिस्कस करनी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मेरे को बताया कि आपने डेफिनेशन पहले मेंशन करनी है डेफिनेशन के हेडिंग के अंदर, और फिर उसके बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, और आपने यहाँ कंसीडर से डिस्कस करना शुरू कर देना है। कहाँ तक? एज वेल एज रोटेट्स तक। अगली जो चीज़ है वो आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन ये भी एक पॉइंट होता है। पूरे जिस सिस्टम में एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मैस, और एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपको वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जहाँ पर आपको ये लगता है कि उस ऑब्जेक्ट का टोटली वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब इसकी डेफिनेशन आपने ये पहले मेंशन करनी है, और फिर उसके बाद आपने ये उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर आपने देनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह का पॉइंट होता है? ये भी बॉडी के अंदर एक पॉइंट ही होता है। अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। के जब आपके पास एक बॉडी होती है तो उसके अंदर जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। अब उसके बाद आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आप उस बॉडी को अगर लिफ्ट अप करते हैं तो आपको लगता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर उसका सारे का सारा वेट एक्ट कर रहा है। अब आपके माइंड में वो पिछला टॉपिक आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मैस भी तो वही पॉइंट था जहाँ पर सारे का सारा मैस जो है वो अपीयर हो रहा होता है कि सारे का सारा मैस यहीं पे कन्फाइन हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वैसा ही पॉइंट है, इसका मतलब है फिर हाँ, मोर एंड लेस तकरीबन 99% कहा जा सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही पॉइंट होता है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन भी मेरली उसके साथ मैच करती है। अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट, एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहाँ पर उसका पूरा वेट आपको एक्ट होता हुआ नज़र आ रहा हो, और वेट ऑब्वियसली कहाँ एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में इसने मेंशन किया है अ बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एज इलस्ट्रेटेड। एक बॉडी है जिसके अंदर कोई बॉडी हो तो वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से ही बनी होती है। अर्थ जो होती है हर पार्टिकल को अपनी तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, जिस मतलब हर पार्टिकल का अपना एक वेट होता है, और वो वेट इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अर्थ उस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है।
मतलब ये इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये जो ब्लैक कलर के एरोज दिखाए हुए हैं, ये हर पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब आपने पीछे एक बात पढ़ी थी रिजल्टेंट फोर्स का जो टॉपिक था, इसीलिए टॉपिक के स्टार्ट में उसने रिजल्टेंट फोर्स को डिस्कशन की थी कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्स लगती हैं तो उन सब का ऐड करें तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकलती है। जिस तरह से आपको बस की एग्जांपल दी थी कि बस के को अगर काफ़ी सारे बंदे जो है वो पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब की मिलाकर एक रिजल्टेंट फोर्स भी बनेगी कि अगर उन सब की जगह पर एक वो सिंगल फोर्स लगा दी जाए तो उस बस के ऊपर सेम इफेक्ट होगा, वो उसकी उन सब की रिजल्टेंट फोर्स होगी। इसी तरीके से अब ये सारे पार्टिकल्स का अपना अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इन सब की फोर्सेस, सब के वेट को ऐड करें, सब की फोर्सेस डाउनवर्ड जो एक्ट करी उनको ऐड करें तो एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। वो कहाँ पर दिखाई गई है? ये रेड वाले एरो से। तो अब जिस जगह पर अब वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी लाजमत है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्ट करेगी तो वो सेम इफेक्ट क्रिएट करेगी। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उन सब फोर्सेस का सम अप होता है, लेकिन उसको स्पेसिफिक किसी पॉइंट पर एक्ट होना है। लेट सपोज आपके पास बस की एग्जांपल दी है कि बस के पीछे लेट सपोज 10 बंदे मिलके आगे की तरफ फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बैक एंड के ऊपर से। तो अब जो है वो 10 बंदों की जगह पर हम एक अगर फोर्स लगाएं और वो ये इफेक्ट हो, तो हो सकता है कि एक ही फोर्स ऐसी लग जाए जो बस को सेम इफेक्ट दे, लेकिन वो फोर्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जाके बस को बैक एंड के ऊपर से फोर्स देने के बजाय राइट साइड से वैसी फोर्स दे रहे हों, उनकी जितनी सम बनती है तो वो बस पे सेम इफेक्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको वो जो सम अप वाली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर देनी पड़ेगी ताकि सेम इफेक्ट हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो पार्टिकल्स का वेट है, सब वेट्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। वो रिजल्टेंट फोर्स किसी एक सिंगल पॉइंट पर, ऐसे पॉइंट पर एक्ट हो रही होती है जहाँ पर उन सब फोर्सेस का सम अप रिप्रेजेंट हो सकता है। तो कि वो सारी फोर्सेस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर फिर अपीयर हो रही होती हैं, यहाँ पर ये टोटल फोर्स एक्ट हो रही है इनकी। वो पॉइंट इसका उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अ बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अर्थ अट्रैक्ट दीज पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर, द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। और जो अर्थ की पुल होती है जो किसी पार्टिकल पे, ऑब्वियसली वो कितनी होगी जितना उस पार्टिकल का वेट है। दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ये सारी फोर्सेज लाइक पैरेलल फोर्सेज की एग्जांपल बनती हैं। द रिजल्टेंट ऑफ all these parallel forces is a single force equal to the weight of the body। इन सब फोर्सेस को आप ऐड करें जो पार्टिकल्स की फोर्सेस हैं ब्लैक वाली, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी वो कितनी होगी जितना उस पूरी बॉडी का वेट है। अ पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट, अब वो पॉइंट जिस जगह पर ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये उसकी यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है, और उससे आपको क्लियर होगी। इस डायग्राम को अपने सामने रखते हुए इसको देखना है तो ये इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। अब इट इज़ यूजफुल टू नो द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इन प्रॉब्लम डीलिंग विद इक्विलिब्रियम। जब आप चीज़ों की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्टेबल है इस वक्त और इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी को अगर हमने ज़्यादा करना है तो क्या करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियरली होना चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था और वो भूल गया, लेकिन शुक्र कि मुझे याद आ गया, वो क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है। तो ये सेम ही होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होते हैं। डिफरेंस उस सूरत में आ सकता है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो कि उसके एक साइड पर ग्रेविटी की वैल्यू और हो, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू और हो। जैसे आपको पता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जब आप हाइट पर जाते हैं तो वो वैल्यू कम होती है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जब आप इतनी हाइट पे चले जाते हैं जितना अर्थ का रेडियस है, तो ये जी की वैल्यू जो 10 है ये 1/4 हो जाती है, तकरीबन 2.5 के करीब आ जाती है। और अगर आप डबल रेडियस इतनी हाइट पे पहुंच जाते हैं तो ये वैल्यू 1/9 हो जाती है, मतलब जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर तो कोई इतनी बड़ी बॉडी हो कि उसके
अंदर थ्रू आउट जी की वैल्यू सेम ना हो, एक जगह पे जी की वैल्यू कम हो, दूसरी जगह पे ना जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही हो या ज़्यादा आ रही हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और सेंटर ऑफ मास का पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है या ग्रेविटी की वेरिएशन जो है वो, ग्रेविटी की वेरिएशन इतनी जल्दी तो नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जल्दी से मुराद थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एकदम से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हो जाती, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो जाती, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो फिर अगर ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा नहीं है कि उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की के अंदर कुछ चेंज आ रहा हो जब आप बॉडी को ऊपर ही मूव कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसकी आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप जस्ट गूगल कर दें इसको, गूगल पे आप जाकर इस चीज़ को सर्च लिख दें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो पहला लिंक आपके सामने आएगा आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको पिक्चर क्लियरली दिखाई दी जाएगी, वहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस जो है वो क्लियरली नज़र आ जाएगा। और अगर किसी को फिर भी जो है वो नहीं मिलता या उसको वहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो वो इजीली जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके तो डिस्कस कर सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन हुई थी, मुझे क्लियर नहीं हो रही थी, या वो मुझे लिंक नहीं मिल रहा, तो आप मुझे सेंड कर दें। तो वैसे तो लिंक आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, जस्ट आपने मेंशन कर देना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पर आपको डिटेल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये पॉइंट्स नॉर्मली जो है वो सेम होते हैं। स्पेशल केस के अंदर जो होता ही नहीं है, उस केस के अंदर आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि आपके फिक्री तौर पर, ख्याली तौर पर उस तरह की कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें डिफरेंस आ सकता है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसमें आपने लिखना है डिस्कस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल मतलब जो लेफ़्ट राइट हर तरफ एक जैसे होते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट की अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोट डाउन करनी है तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। तो उसमें आपके पास ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनको आपने नोट डाउन भी, हर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नोट डाउन करना है। पहली आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी, इसकी यूनिफॉर्म रॉड की, तो वो किस जगह पर होगी, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है, ऊपर बाद भी करेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके एग्जैक्टली मिडल में होगी। पीछे जो हमने डिस्कस किया था ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं थे, ये जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट था इसमें एक ऑब्जेक्ट एक तरफ मास ज़्यादा था, एक तरफ मास कम था, इसीलिए उसका पॉइंट मिडल में नहीं था। वरना जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास अगर इस तरह का कोई रॉड है और वो सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर होगा, उसके बिल्कुल मिडल में। तो ये पहला आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपके पास ये रेक्टेंगुलर शीट, तो रेक्टेंगुलर शीट का क्या होता है, हर एक की लाइन लिखी हुई है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो ऑपोजिट लाइंस को, ऑपोजिट वर्टिसेस को, कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है लाइन, उनको उसको डायगोनल कहते हैं। इसका ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल इसका ये है। तो चाहे ये स्क्वायर हो चाहे ये वाला रेक्टेंगल हो, ये राइट पे रेक्टेंगल है, ये वाला स्क्वायर है। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की नहीं होती। तो उस सूरत में आपके पास दोनों सूरतों में जो भी उनके डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये इनके डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसके बाद 3 ऑब्जेक्ट्स आपके हो गए, रॉड, स्क्वायर और रेक्टेंगल। उसके बाद आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, जिस तरह से CD हो जाए इस तरह से, तो इस तरह का कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो उसका जहाँ पर जो उसका सेंटर होगा सर्कल का वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद आपके पास अब ये 3 ऑब्जेक्ट रह जाते हैं। ये रिंग है तो रिंग का भी वैसे ही होगा, जिस तरह से जो उसका सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहीं पर उसका जो उसका सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस सर्कल का। तो चाहे सर्कुलर डिस्क हो चाहे सर्कुलर रिंग हो, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर से ही रिप्रेजेंट हो रहा होता है। अब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट रह जाते हैं, एक ये आपके पास है ट्रायंगल और दूसरा आपके पास है सिलेंडर। ट्रायंगल कहाँ पर होता है, जहाँ पर उसके मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं, तो ये ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म इज द ट्रायंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। मीडियन कहते हैं ट्रायंगल के कॉर्नर से एक लाइन निकले और जाकर सामने वाली साइड को मिड में कट करे, उस लाइन को मीडियन कहते हैं। तो ये इसका एक मीडियन होगा। इस साइड, इस कॉर्नर से भी एक मीडियन निकलेगा जो सामने वाली साइड को मिड में कट करे, इस कॉर्नर से भी एक मीडियन निकलेगा जो सामने वाली साइड को मिड में कट कर रहा होगा। तो ये सारे मीडियन एक पॉइंट पर ही कट होते हैं। तो ये आपके बल्कि क्लास 9 के अंदर थ्योरम भी है मैथ के अंदर कि आपने ये शो करना होता है कि ये जो सारे मीडियन होते हैं ये कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से ही गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि दो मीडियन एक जगह से गुजर रहे हैं और तीसरा जो है वो उनको उस पॉइंट से नहीं गुजर रहा। तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। तो बहरहाल जो जहाँ पर तीनों मीडियंस किसी भी ट्रायंगल के इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो उस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट रह गया सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर में ऑब्वियसली ऊपर भी सर्कल बनता है और नीचे भी उसी रेडियस का, उसी साइज का सर्कल होता है। तो ऊपर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर आप नोट करेंगे, 2 डायमीटर क्रॉस करके आप सेंटर नोट कर लेंगे, और नीचे वाला भी जो सर्कल है उसका भी आप 2 डायमीटर क्रॉस करके उसका भी सेंटर नोट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि सर्कल एक जैसे हैं तो सेंटर के पॉइंट भी एक ही जगह पर आते हैं। इसका यहाँ पर आएगा, उसका नीचे आएगा। अब दोनों के सेंटर्स को आपने आपस में एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ये सब कुछ आपने बनाना तो नहीं है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये इसकी सिमेट्रिकल जो लाइंस बनती हैं ये किस तरीके से होनी चाहिए, माइंड में आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो जो लाइन बनेगी जो इसके सेंटर को, बॉटम वाले सर्कल के सेंटर को अपर वाले सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करेगी, उस लाइन का जो मिडल पॉइंट होगा वो उस सिलेंडर का मीडियन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये जो लाइन होगी जो सिलेंडर का एक्सिस भी कहला सकता है, जो सिलेंडर के ऊपर वाले सेंटर से नीचे वाले सेंटर को कनेक्ट करती है लाइन, उसके सेंटर को हम फिर सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG कहेंगे। तो ये था आपके पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका थिन लैमिनेर शीट के बारे में। अभी तक जो यहाँ तक हो चुका हुआ है ये आपका ये लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने ये 3 क्वेश्चंस नोट कर लेने, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिस्कस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो और इनको प्रिपेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लैमिना को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।